नमस्कार, चेतन भारत लर्निंग में आपका स्वागत है और आज हम फिर जुड़े हैं समसामयिक घटनाओं की श्रृंखला में। आज हम पिछले हफ्ते की जो समसामयिक घटनाएं रही हैं, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होंगी, उन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसके लिए जो समय अवधि का हमने चयन किया है वह समय अवधि 31 अगस्त से लगा के 6 सितंबर तक के बीच जो मुख्य घटनाएं रही हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो सबसे पहले हम आज नज़र डाल लेते हैं कौन कौन सी जो घटनाएं हैं जिनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहली घटना है हमारी जिसके बारे में हम बात करेंगे वह है जीएसटी राजस्व रुझान। ऐसा देखने को मिल रहा है कि लगातार जीएसटी मतलब पिछले कुछ महीनों में जीएसटी जो है उसका कलेक्शन जो है संग्रहण जीएसटी का बढ़ते जा रहा है। लगातार इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 1 लाख करोड़ के ऊपर का जीएसटी कलेक्शन गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। तो क्या होते हैं इन सब के मायने और एक अर्थव्यवस्था के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है उसकी चर्चा करेंगे। इसके बाद है अकाउंट एग्रीगेटर। तो ये समझना होगा कि सर अकाउंट एग्रीगेटर क्या होता है और इसकी क्या भूमिका हो सकती है, किस प्रकार यह वित्तीय सेवाओं में सहजता हमें प्रदान करेगा और किस प्रकार ये बैंकों को और ग्राहकों को लाभ पहुंचाएगा, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसके लिए नया ढांचा क्या विकसित किया जा रहा है उसकी भी चर्चा यहाँ पे हम करने वाले हैं। इसके बाद जो आज का तीसरा मुद्दा है, लेनदारों की समिति के लिए कुछ आचार संहिता जो है वह हमने बनाई है। अभी ये देखना होगा लेनदारों की समिति क्या होती है, उसके लिए क्या आचार संहिता आई है, वो बात करेंगे। और ये उनके लिए महत्वपूर्ण है, मतलब आईबीसी जो होते हैं, बैंकरप्सी कोड जो है उसके लिए महत्वपूर्ण है, वहीं से ये निर्णय आया है। आज हमारे पास 3 ही मुद्दे हैं चर्चा करने के लिए, क्योंकि पिछले हफ्ते खबरों में ज़्यादातर अफगानिस्तान में जो अशांति फैली हुई है वही भरा रहा, इसलिए हमारे पास अर्थव्यवस्था की दृष्टि से कम खबरें यहाँ हमें मिल रही हैं। लेकिन ये 3 है, महत्वपूर्ण है, इन्हीं पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। अंत में आपको अभ्यास के लिए एमसीक्यू मिलते हैं जिनके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में करके बताना होता है। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे। तो ये आर्टिकल रेफरेंस है, आप देख सकते हैं। यहाँ से हमने अपना जो आज की न्यूज़ है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक यहाँ से लिया गया है। आइए पहले मुद्दे पर चर्चा करेंगे और खबरों में क्या था यहाँ से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले अगस्त में 1.12 लाख करोड़ के सकल राजस्व के साथ जीएसटी ने अब लगभग पूरे 1 वर्ष के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की प्रति माह से अधिक प्राप्त किया है। क्या बोल रहे हैं, क्या है न्यूज़? पहली बात कि भैया अगस्त में जो जीएसटी का संग्रहण हुआ है ना, जीएसटी की राशि जो सरकार के द्वारा वसूली गई है वह 1.12 लाख करोड़ रुपए है। और ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, पूरे पिछले साल में पूरे 11 महीनों में हमने लगातार 1 लाख का आंकड़ा है उसको हमने पार किया है। यदि इसमें जून महीने को छोड़ दिया जाए, जून 2021 का महीना था, उसमें जरूर हमारा जो जीएसटी का कलेक्शन है वो 93,000 करोड़ के आसपास रह गया था। वहाँ पे हम 1 लाख का आंकड़ा पार नहीं कर पाए थे। उसका कारण ये था कि जो मई थी, मतलब अप्रैल और मई था, उस टाइम ना कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी, तो क्षेत्रीय लॉकडाउन लगे हुए थे। हर स्टेट में कहीं कभी लॉकडाउन लग रहा है, कुछ लग रहा है, तो उसके कारण उस समय कारोबारी गतिविधियां कम हो पाई थी। अब एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पे आप समझ लीजिए, अगस्त में सरकार ने जो जीएसटी वसूला है ना, वो अगस्त महीने के लिए नहीं होता। किस महीने के लिए होता है? जुलाई में जो कारोबार हुआ है, जुलाई में जो टैक्स बन रहा था, उसकी वसूली सरकार कब करती है? अगस्त में करेगी, मतलब 1 महीने के बाद करती है। ठीक बात है, ठीक है। तो जो आंकड़ा अभी हमारे पास आया, अगस्त में सरकार ने जो कर वसूला है वो जुलाई के कारोबार के ऊपर वसूला गया है। जुलाई में जो कारोबार हुआ था उसके ऊपर कब टैक्स वसूला जाता है? अगस्त में वसूला जाता है। अब इसमें एक बात और देखने को मिलेगी हमें आगे कि ना सर, जुलाई में जो था ना, जुलाई में जो जीएसटी कलेक्शन था वो 1.16 लाख करोड़ था, और अगस्त में तो 1.12 कितना 1.12 लाख करोड़ है। फिर भी सर इतना क्यों? मतलब हमने जुलाई की कंपैरिजन में अगस्त में जो है वो कम हुआ है। जुलाई में ज़्यादा था, अगस्त में कम हुआ। तो इसका एक मुख्य कारण क्या होता है? कुछ कारोबारी जीएसटी के अंदर छोटे कारोबारी माने जाते हैं जिनका सालाना कारोबार 1.5 करोड़ के नीचे होता है।
तो ऐसे कारोबारियों को अपनी जो रिटर्न होती है जीएसटी की या जीएसटी को पेमेंट करने की, जीएसटी कर भुगतान करने की जो अवधि होती है वो क्या होती है, तिमाही आधार पे होती है। मतलब अप्रैल मई जून में जो कारोबार होगा उन कारोबारियों को जुलाई में जाके टैक्स पेमेंट करना होगा। ठीक बात है। तो आप हमेशा देखेंगे कि जो क्वार्टर के बाद, जो तिमाही के बाद जो महीना आता है, जैसे कि जुलाई, अक्टूबर, जनवरी और अप्रैल, इन महीनों में आपको जीएसटी कलेक्शन हर महीने की अपेक्षा ज्यादा देखने को मिलेगा। उसका कारण क्या है कि जीएसटी के तहत कुछ छोटे कारोबारी होते हैं, उनको सरकार ने 3-3 महीने में टैक्स भुगतान की छूट देके रखी है ना। सभी तरह के कारोबारियों को हर महीने आधार पे कर का भुगतान नहीं करना होता है। ठीक है, चलिए और क्या है न्यूज में, ये हमने डिस्कस कर लिया कि पिछले 11 महीनों में हमने 1 लाख करोड़ का आंकड़ा पार किया है, लेकिन जून 2021 में 93,000 करोड़ पे हम रह गए थे। और क्या बोल रहे हैं कि भैया अगस्त में 30% अधिक हुआ है, और 19-20 के पूर्व महामारी पीरियड की अगर हम बात कर रहे हैं, महामारी की अवधि के पहले की बात करें तो उससे भी 14% अधिक कर वसूली कर रहे हैं यहाँ पे हम, है ना। तो ये तो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से अच्छी बात समझ में आ रही है। और देखते हैं क्या है न्यूज में। और है कि भाई घरेलू लेन देन में राजस्व के कारण 27% की वृद्धि देखने को हमें मिली है, और प्रमुख उद्योगों में राज्यों में भी तेजी हमें देखने को मिल रही है। अब आगे चल के सरकार क्या उम्मीद कर रही है कि ये ट्रेंड ना ऐसे ही रहने वाला है। अभी ना सरकार बोल रही है कि जीएसटी का कलेक्शन जो बढ़ गया है अभी ऐसे ही रहने वाला है, और इससे ज्यादा भी हमें वसूल करने की उम्मीद है, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते। जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी तीसरी लहर की संभावना भी व्यक्त की जा रही है। यदि तीसरी लहर आती है तो दोबारा से हमारा जो कारोबार है वो ठप हो सकता है, या कारोबारी गतिविधियों में अवरोध पैदा हो सकता है। ठीक बात है। अच्छा, ऐसी कौन कौन सी और चीजें हैं जो ना अच्छी बातें हैं अर्थव्यवस्था के लिए, या सरकार जिनको अच्छा मान रही है? तो ऐसी और कौन सी बातें हैं और कौन सी आर्थिक गतिविधियां हैं जिसको सरकार को लग रहा है ना अच्छी चीजें हो रही हैं अर्थव्यवस्था के अंदर, अर्थव्यवस्था दोबारा पटरी पर लौट रही है? तो आइए एक नज़र डाल लेते हैं उन घटनाओं पे, उन गतिविधियों पे जिनको लग रहा है, सरकार को लग रहा है कि ना ये सब अच्छा हो रहा और ये अर्थव्यवस्था की दोबारा पटरी पे आने की संभावना व्यक्त कर रही है। तो ई वे बिल की बात की उन्होंने। तो सबसे पहले तो ई वे बिल क्या होता हम ये समझ लेते हैं। ई वे बिल एक तरह का एक लाइसेंस की तरह होता है। यदि माल जो होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह हमें पहुंचाना है, उसको परिवहन करके लेके जाना है, तो सरकार ने बोल के रखा है कि 50,000 रुपये के ऊपर का कोई भी माल यदि उसका परिवहन किया जाता है, वो राज्य में किया जा रहा हो या राज्य के बाहर किया जा रहा हो, उसके लिए व्यापारियों को और जो ट्रांसपोर्टर होते हैं उनको ई वे बिल जनरेट करना होता है। जीएसटीएन के पोर्टल से, वेबसाइट से इसका ई वे बिल जनरेट करना होता है। अब उस ई वे बिल में जानकारी क्या होती है कि भाई कौन सा माल लेके जा रहे हैं, उसकी कीमत क्या है, कौन ट्रांसपोर्टर है, कौन उसको खरीद रहा है, कौन उसको बेच रहा है। ये तमाम बातें उस ई वे बिल में दर्ज की जाती हैं, और साथ ही साथ जो उसका लॉरी होता है उसका नंबर भी उसमें डाला जाता है। ठीक बात है। तो ये सारी जानकारी डाल के ई वे बिल जनरेट कर लिया जाता है। कौन से गुड्स पे? जिनकी कीमत 50,000 रुपये से ज़्यादा है। 50,000 रुपये के ऊपर के जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं सब पे ई वे बिल जनरेट करना जरूरी होता है। ठीक बात है। ये जीएसटी में ही आया है, इसलिए चेक पोस्ट जो थे ना पहले, अभी वो खत्म हो चुके हैं। अभी सरकार को जानकारी देना होता है हमें कि हम ना ये गुड्स को यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हैं। ठीक है। ई वे बिल एक परमिट है जो 50,000 रुपये से अधिक मूल्य के माल के अंतरराज्य और राज्य के भीतर परिवहन के लिए आवश्यक है। इसमें माल, प्रेषक, प्राप्तकर्ता और ट्रांसपोर्टर का विवरण होता है। इसे जीएसटीएन के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनरेट किया जा सकता है। ठीक है। ई वे बिल जनरेशन में लगातार सुधार हुआ है, यही तो बात है। ई वे बिल जनरेशन में क्या बोल रहे हैं? लगातार सुधार हुआ है कि पहले जितने हम ई वे बिल जनरेट करते थे उससे ज्यादा ई वे बिल जनरेट कर रहे हैं। अब ज्यादा ई वे बिल जनरेट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि कारोबारी गतिविधियों में तेजी हमें देखने को मिल रही है। इससे संबंधित आंकड़ा भी यहां हमें प्रस्तुत किया गया है। क्या दिया गया है कि दैनिक औसत ई वे बिल लगभग कितने 21.1 लाख था, जो जुलाई की तुलना में लगभग 2% अधिक है।
कितना? दैनिक औसत, मतलब एक दिन में ऑन एन एवरेज कितने ई वे बिल जनरेट किए जाते हैं? 21.1 लाख। और जुलाई की तुलना में कितना बढ़ गया बोल रहे हैं? 2% की वृद्धि इसमें हमें देखने को मिली है। ये अच्छी बात है ना, अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है, मतलब ई वे बिल ज़्यादा जनरेट हो रहे हैं तो सौदे भी ज़्यादा हो रहे हैं, व्यापारिक जो कारोबारिक गतिविधियां हैं उनमें भी हमें तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा और कौन सी अच्छी बात है जो आपको सपोर्ट करती है ना? जीडीपी के रुझान अभी आए हैं, पहली तिमाही में जीडीपी में 20% की वृद्धि। सर ये तो पिछले साल नेगेटिव चल रहा था, अभी एकदम से क्या हो गया अचानक कि 20% की वृद्धि हो गई। और अप्रैल मई जून की समय की बात कर रहे हैं हम, उस समय पे आंशिक लॉकडाउन लगा हुआ था, देश जो है वो दूसरी कोरोना की लहर से पीड़ित था, उसके बावजूद जीडीपी में कितना उछाल है? 20% की वृद्धि देखने को हमें मिली है। तो अच्छी बात है जीडीपी में वृद्धि हुई है, लेकिन जरा इसका विश्लेषण कर लेते हैं। तो क्या है यहाँ पे? पहली तिमाही के लिए जीडीपी Q1 यानी कि अप्रैल और जून के सकल घरेलू उत्पाद के लिए हाल ही में जारी आंकड़ों में 20.1% की उच्च विकास दर दर्ज की है। लेकिन यह मुख्य रूप से कम बेस इफेक्ट, क्या बोल रहे हैं? कम बेस इफेक्ट के कारण हुई है। मतलब कि इसके पहले जो उत्पादन हो रहा था, इसके पहले जो गतिविधियां हो रही थी या हमारा सकल घरेलू उत्पाद था वो कम था, इसलिए 20% की वृद्धि हमें देखने को मिल रही है। ये साल भर नहीं चलने वाली, क्योंकि मार्च का जो हमारा तिमाही था, जनवरी फरवरी मार्च, वहां पे उत्पादन कम था, वहां पे सकल घरेलू उत्पाद कम था, इसलिए अभी इस जो अप्रैल मई जून में थोड़ी सी कारोबारी गतिविधियां ज्यादा हुई, जिसके कारण हमारा सकल घरेलू उत्पाद बढ़ गया है। यह महामारी की एक क्रूर दूसरी लहर के बावजूद हुआ है, जो अप्रैल और मई में अपने चरम पे थी, उसके बावजूद हमने जीडीपी में 20% की ग्रोथ हासिल की है। और क्या अच्छी बातें हैं? आज तो लग रहा है सर अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए आए हो, देख लेते हैं। अच्छी बात एक ये है कि उच्च आवर्ती संकेतक। अब ये उच्च आवर्ती संकेतक क्या है? बार बार जितने वीडियो होते हैं मैं उनमें सब में डिस्कस करता हूं, आज एक बार फिर से बताता हूं। ये ऐसे संकेतक हैं जिनको हम ना जल्दी जल्दी चेक कर सकते हैं, हर महीने पे या कुछ दिनों के अंतराल के बाद हम इनको चेक कर सकते हैं। अब जीडीपी का जो आंकड़ा होता है या जीएसटी टैक्स कलेक्शन, तो चलो आज मंथली आने लगा अभी के समय में, हर महीने सरकार यहाँ पे अपने को आंकड़ा बताती है कि हमने पिछले महीने कितना जीएसटी कलेक्शन किया है, तो ये भी एक उच्च आवर्ती संकेतक होता है। लेकिन हम बात करते हैं किसी अर्थव्यवस्था की जो विकास है उसको कैसे मापते हैं कि सर जीडीपी के परसेंटेज से हम उसको नापते हैं। तो जीडीपी अभी क्वार्टरली बेसिस पे आता है या ईयरली बेसिस पे आता है, लेकिन हमें तो चेक करना है ना एक महीने के अंदर ही कि क्या कुछ चल रहा है अर्थव्यवस्था में। कोई ऐसी छोटी छोटी चीज होती हैं जिनसे हम पता लगाते हैं कि अर्थव्यवस्था में किस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, तो उन्हीं जिनसे हम पता लगाते हैं उनको बोलते हैं उच्च आवर्ती संकेतक, जो बार बार हमें बता देते हैं कि अर्थव्यवस्था कैसे चलने वाली है। तो उसमें कुछ हैं, ये आर्थिक गतिविधि से संबंधित डेटा बिंदु हैं जो काफी तेजी से बदलते हैं और हमें लंबे समय तक इंतजार किए बिना आर्थिक गतिविधि का न्याय करने की अनुमति दे देते हैं। हम पता लगा लेंगे इनके आधार पे कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसे चलने वाली है। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे ई वे बिल हो गया। अभी ई वे बिल ज्यादा जनरेट हो रहे हैं, मतलब कि कारोबारी गतिविधियां ठीक चल रही हैं, अर्थव्यवस्था सही चल रही है। यदि ई वे बिल कम जनरेट हुए तो सर अर्थव्यवस्था में काम नहीं हो रहा, कारोबारी गतिविधियां ठीक से नहीं चल रही। बिजली की खपत, अब स्वाभाविक सी बात है, बिजली की खपत होगी तो उत्पादन होगा, फैक्ट्रियां चल रही होंगी, इसलिए बिजली की खपत बढ़ रही है। 4 व्हीलर और 2 व्हीलर की बिक्री, कि भाई लोगों के पास पैसा तभी खरीद पा रहे हैं। रेल माल ढुलाई, पोर्ट कार्गो ट्रैफिक आदि, ये सब बातें हमें बताती हैं कि अर्थव्यवस्था में कुछ गतिविधि है नहीं है, या गतिविधि में कितनी तेजी या कमी हमें देखने को मिल रही है। इन सब चीजों से हम समझ सकते हैं। कुछ उच्च आवर्ती संकेतकों से संबंधित डेटा जैसे कि बिजली उत्पादन, ईंधन की खपत और अप्रैल मई के लिए रेलवे माल ढुलाई, यह भी इंगित करता है कि पहली लहर की तुलना में कोविड-2 के बाद सुधार तेज रहा है। बाकी उच्च आवर्ती संकेतक भी क्या बोल रहे हैं कि पहली लहर में जो चीजें ठप हो गई थी वो दूसरी लहर में अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही हैं और इनमें हमें तेजी देखने को मिल रही है। और क्या अच्छी बात है, वैसे ये जीएसटी कलेक्शन की बात हम कर चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं कि सर जीएसटी जो हमारा संग्रह है वह लगातार 9 महीनों तक
1 लाख करोड़ से ऊपर करने के बाद जीएसटी संग्रह जून में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण 1 लाख करोड़ रुपए के नीचे आ गया था। ये उसी महीने की बात चल रही है, जून, जो हमारा जून 2021 था ना, इसमें कलेक्शन कितना हो गया था? 93,000 करोड़, मतलब 1 लाख करोड़ के नीचे पहुंच गया था। अब इसका कारण समझो क्यों हुआ था। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि यदि ये जून में सरकार ने कर संग्रह किया है तो ये कौन सी कारोबारी गतिविधियों पे गया होगा? सर, मई की कारोबारी गतिविधियों पे। और मई में क्या था? हमारे यहाँ पे कोरोना की दूसरी लहर अपने चरम सीमा पे थी, इसलिए मई में कम कारोबारी गतिविधियां हुई, इसलिए जून में जीएसटी कलेक्शन कम हो गया था। कोविड प्रतिबंधों में ढील के साथ साथ जुलाई और अगस्त 2021 के लिए जीएसटी संग्रह फिर से 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है, जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि अर्थव्यवस्था तेज गति से ठीक हो रही है। सर, बहुत अच्छी बात है। जून का कलेक्शन 93,000 करोड़ रुपए था, लेकिन जुलाई में 1.16 और अगस्त में 1.12 लाख करोड़ रुपए का हमने जीएसटी कलेक्शन किया है। हमें बता रहा है कि सर, आपकी अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है। आर्थिक विकास के साथ साथ चोरी रोधी गतिविधियों में, अब ये चोरी रोधी गतिविधियां क्या होती हैं? कुछ लोग ना फर्जी बिलिंग कर देते हैं जीएसटी में, विशेष रूप से नकली बिलर्स के खिलाफ कार्रवाई भी जीएसटी संग्रह में वृद्धि का योगदान दे रहा है। मजबूत जीएसटी राजस्व आने वाले महीनों में भी जारी रहने की संभावना है। तो अभी जीएसटी कलेक्शन जो बढ़ा है, जीएसटी संग्रह में जो वृद्धि हुई है, उसका एक कारण यह भी है कि सरकार ने इनके ऊपर शिकंजा कसा है। जो फर्जी बिलर्स होते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल करने के लिए, अब ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, जिस दिन हम किसी अलग क्लास में इसकी हम चर्चा करेंगे, तो कुछ लोग ना आईटीसी टैक्स रिफंड करने के लिए फर्जी बिलिंग कर लेते हैं, तो उन पे भी सरकार ने शिकंजा कसा है। और जो सॉफ्टवेयर वेस्ट या जो हम ई वे बिल की बात कर रहे हैं, इन सब तरीके से सरकार ने शिकंजा कसा है, उसके कारण भी हमारा टैक्स कलेक्शन सरकार बोल रही है बढ़ा है। निष्कर्ष क्या निकलता है? जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर प्रकाश डाला है, अर्थव्यवस्था अभी भी नाजुक रूप से तैयार है। अगस्त में विनिर्माण वसूली लड़खड़ा गई है, सेवाओं पर दबाव बना हुआ है, निर्यात मजबूत हुआ है, लेकिन जीएसटी संग्रह की तरफ महीने दर महीने आधार पर फिसल गया है, मतलब वो अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। निश्चित रूप से चीजों पर बात करने की आवश्यकता होती है, लेकिन अंततः केवल तथ्य और आंकड़े ही शब्दों को अर्थ के साथ निवेश कर सकते हैं। तो निष्कर्ष में भी हम यही देख रहे हैं कि भाई अभी हम कोई एक ऐसे निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते जहां पे बोल दें कि अर्थव्यवस्था सुधर गई है या इसमें सुधार हो रहा है। हाँ, लेकिन ये तो देखने को मिल रहा है कि सुधार तो हो रहा है, लेकिन अब ये सुधार कितने लंबे समय तक चलेगा ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे आने वाले समय में तीसरी लहर की भी चिंता व्यक्त की जा रही है। वही महत्वपूर्ण है कि कैसे हम किस प्रकार तीसरी लहर से निपट सकते हैं। और इन सब चीज़ों में ना एक सबसे बड़ा योगदान क्या रहा? टीकाकरण हमने बहुत किया, पर्याप्त मात्रा में हमने टीकाकरण कर लिया पिछले कुछ महीनों में। इस कारण भी अर्थव्यवस्था में हमें तेजी देखने को मिल रही है। अर्थव्यवस्था में तेजी मतलब सीधी सी बात है कि ना आर्थिक गतिविधियां ठीक हो रही हैं, लोग काम कर रहे हैं, बिजनेस अपने सही चल रहे हैं। तो ये सब टीकाकरण के कारण भी हुआ है। टीकाकरण होने से लोग क्या हो गए हैं? निश्चिंत हो गए हैं, या लोगों में ना वो जो डर था कोविड के प्रति वो कम हो गया है। इसलिए भी अर्थव्यवस्था में हमें तेजी देखने को मिल रही है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आज के अगले टॉपिक की तरफ, अकाउंट एग्रीगेटर। क्या होता है अकाउंट एग्रीगेटर? किस प्रकार की सेवाएं या वित्तीय क्षेत्र को ये मजबूत करेगा या वित्तीय क्षेत्र में आसानी हो जाएगी? देखते हैं क्या होता है अकाउंट एग्रीगेटर। सबसे पहले बात, खबरों में क्या है, न्यूज़ में क्या रहा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। न्यूज़ में क्या है भाई? न्यूज़ में है
2 सितंबर को भारत के 8 प्रमुख बैंक, जिसमें है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, कोटक महिंद्रा, एचडीएफसी, इंडसइंड और फेडरल बैंक ने अकाउंट एग्रीगेटर, इसको हम AA अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क में शामिल हो गए हैं, जो ग्राहकों को सक्षम बनाएगा अपने वित्तीय डेटा को आसानी से एक्सेस और साझा करने के लिए। अभी ये 8 प्रमुख बैंकों ने क्या किया, अकाउंट एग्रीगेटर को ज्वाइन कर लिया है। ढांचा जो 2016 से चर्चा में है और कुछ समय से परीक्षण के चरण में है, अब सभी ग्राहकों के लिए खुला होगा। अभी अकाउंट एग्रीगेटर का ढांचा सभी लोग इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। अकाउंट एग्रीगेटर ढांचा RBI, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी और क्या है, बीमा नियामक IRDA और PFRDA, फंड पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA सहित अन्य नियामकों द्वारा वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के पहल के माध्यम से एक अंतर नियामक निर्णय के माध्यम से बनाया गया है। AA मतलब अकाउंट्स एग्रीगेटर के लिए लाइसेंस RBI द्वारा जारी किया जाता है और वित्तीय क्षेत्र में कई AA हो सकते हैं, कई अकाउंट एग्रीगेटर हो सकते हैं। इसके लिए लाइसेंस RBI के द्वारा जारी किया जाता है और ये जो जितने भी नियामक बोर्ड हैं उनके द्वारा संयुक्त रूप से अकाउंट एग्रीगेटर की स्थापना की जा रही है। तो अभी समझ लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाता है कि सर अकाउंट एग्रीगेटर क्या है। अभी ऐसा समझिए आप, अकाउंट एग्रीगेटर एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जिसको हम बोलते हैं NBFC, गैर वित्तीय क्षेत्र की एक कोई कंपनी है सर, गैर बैंकिंग वित्त की नहीं, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी। अब ये क्या काम करेगी, एक कंपनी है सर और ये काम करेगी डेटा संग्रहण का एवं डेटा एक्सेस और डेटा शेयरिंग, 3 काम है इसके। क्या करेगी ये, जितना भी आपका फाइनेंशियल डेटा है, वित्तीय आंकड़े जो हैं आपसे संबंधित, किसी व्यक्ति से संबंधित या किसी व्यवसाय से संबंधित, उन वित्तीय आंकड़ों को अपने पास क्या करेगी, ये स्टोर करके रखेगी। ठीक बात है। जब जरूरत पड़ेगी किसी वित्तीय संस्थान को, जैसे कि बैंक को आपको लोन देना है, अब बैंक में आप जब लोन लेने के लिए जाते हैं तो क्या होता है, आपकी सिविल चेक की जाती है। तो ये सिविल की तरह कोई दूसरी संस्था है जो सिविल स्कोर तो नहीं बताएगी, लेकिन आपकी जो वित्तीय जानकारी जो उसके पास उपलब्ध है, यदि आप उसके लिए सहमति देंगे तो वो बैंक के साथ डायरेक्टली शेयर कर देगी। आपको वो डेटा या वो आंकड़े या कोई डॉक्यूमेंट बैंक में देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ अपने अकाउंट एग्रीगेटर को बोल देना है कि अकाउंट एग्रीगेटर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मेरी जानकारी साझा कर सकते हो। अब आप उसमें यह भी निश्चित कर सकते हो कि कौन सी जानकारी आपको साझा करनी है और किसके साथ साझा करनी है, ये आपकी सहमति के बिना नहीं होगा। अकाउंट एग्रीगेटर एक न्यासी, एक ट्रस्टी के रूप में काम करेगा, जिसके पास आपका डेटा उपलब्ध होगा। उस डेटा को आपकी सहमति के बाद ही वो किसी और के साथ शेयर कर सकेगा। ठीक बात है। तो इससे क्या फायदे होंगे वो आगे देखेंगे। अभी ये अकाउंट एग्रीगेटर है, इसकी स्थापना कैसे की जा रही वो और देख लेते हैं, है ना। अब यहाँ लाइसेंस किससे चाहिए, इसके लिए RBI से लाइसेंस चाहिए होता है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक अकाउंट एग्रीगेटर एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जो एक अनुबंध के तहत अंडर कॉन्ट्रैक्ट अपने ग्राहक से संबंधित वित्तीय जानकारी प्राप्त करने या एकत्र करने की सेवा प्रदान करने के व्यवसाय में लगी हुई है। आपसे संबंधित डेटा वो एकत्र करेगी और उसी को साझा करने के व्यवसाय में काम करेगी। यह ग्राहक या किसी अन्य वित्तीय जानकारी उपयोगकर्ता को ऐसी जानकारी को समेकित, व्यवस्थित और प्रस्तुत करने में भी लगा हुआ है, जैसा कि बैंक द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है। अब बैंक लोन देती है, अब बैंक को कई जानकारियां उनके हिसाब से चाहिए होता है। तो अभी अकाउंट एग्रीगेटर को बोल दिया कि ना आप सभी लोगों की जानकारी इस फॉर्मेट में ऐसे ऐसे चाहिए, हमें ये चीज़ें हमें चाहिए। तो अकाउंट एग्रीगेटर जो रहेगा उनको व्यवस्थित करके रखेगा अपने पास। जब भी बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वित्तीय संस्थान उनसे अकाउंट एग्रीगेटर से डेटा की मांग करेगा तो वो आपसे सहमति पूछेगा कि ये व्यक्ति मुझसे आपका डेटा मांग रहा है, क्या मैं इनके साथ शेयर कर दूं। आप जैसे उसको कंसेंट देंगे वो डेटा बैंक के साथ शेयर हो जाएगा।
अकाउंट एग्रीगेटर ढांचा ग्राहकों को एक सहमति पद्धति के आधार पर एकल पोर्टल पर प्रदाताओं को एक मेजबान से विभिन्न वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाने की अनुमति देता है, जिसके तहत उपभोक्ता चुन सकते हैं कि कौन सा वित्तीय डेटा साझा करना है और किस इकाई के साथ साझा करना है। अकाउंट एग्रीगेटर का आर्किटेक्चर डेटा एम्पावरमेंट एवं डेटा प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क पर आधारित होगा। और क्या हो सकता है इससे? यह व्यक्तियों को लंबी बैंक कतारों में प्रतीक्षा करने, इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल पर उपयोग करने और अपने पासवर्ड साझा करने या अपने वित्तीय दस्तावेजों तक पहुंचने और साझा करने के लिए भौतिक नोटरीकरण की आवश्यकताओं को भी कम कर देगा, है ना। आप कुछ डॉक्यूमेंट्स आप बैंक में देते हो ना, तो नोटराइज करा के लगाना होता है, लेकिन यहाँ पे डेटा किसके पास आएगा? थर्ड पार्टी, यानी कि अकाउंट एग्रीगेटर के पास आएगा, बैंक के पास। तो बैंक बोलेगी इस डाटा को नोटरी करने की जरूरत नहीं रहेगी। एक अकाउंट एग्रीगेटर व्यक्ति द्वारा नियंत्रित डेटा के सुरक्षित प्रवाह के लिए एक वित्तीय उपयोगिता है। अकाउंट एग्रीगेटर भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे के लिए एक रोमांचक अतिरिक्त है, क्योंकि यह बैंकों को सहमति वाले डेटा प्रवाह और सत्यापित डेटा तक पहुंचने की अनुमति देता है। तो हम जो डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, यह डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। अब इसके इतने सारे फायदे क्यों समझ में आ रहे हैं सर, इतनी सारी बातें क्यों हो रही हैं इसके बारे में? अभी ना एक सिंगल पोर्टल पे, एक क्लिक पे आपकी सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो इससे आसान क्या है? अभी बैंकों को ना जो सर्विस आपको देती हैं, वो बैंक आपको कस्टमाइज सर्विसेज भी दे सकती हैं, है ना। क्या करेंगी? वो वहां से डेटा ले लेंगी अकाउंट एग्रीगेटर से, यदि आप सहमति देंगे तो, है ना। आपकी सहमति के बिना कुछ नहीं होने वाला। तो उन्होंने यहाँ से क्या ले लिया? आपका डेटा ले लिया। अब वो डेटा को क्या करेंगे? एनालाइज करेंगी। उसके हिसाब से आपको वो उत्पाद ऑफर कर सकती हैं कि साहब ना, आपका डेटा देखा, आपकी फाइनेंशियल जानकारी के हिसाब से, वित्तीय जानकारी के हिसाब से हमें लगता है कि ये प्रोडक्ट आपके लिए ठीक रहेगा। तो अब बैंक की यहाँ पे लागत कम हो जाएगी, ट्रांजैक्शन करने की कॉस्ट कम हो जाएगी और सही व्यक्ति को सही प्रोडक्ट दे पाएंगे वो। और जो छोटे छोटे टिकट साइज होते हैं ना, छोटे छोटे लोन में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं बैंक को लोन देने में, और कई बार ये छोटे छोटे लोन हो भी नहीं पाते हैं। तो ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी अकाउंट एग्रीगेटर के आने के बाद। ठीक बात है ना। डेटा तो सत्यापित है, थर्ड पार्टी के पास है, और वो थर्ड पार्टी के पास डेटा कैसे आ रहा है वो भी तो देखना इंपॉर्टेंट होगा ना, कि कहां से आ रहा है। तो जितने भी बैंक्स हैं, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, सबके पास आपका डेटा है। आपका एक डीमेट अकाउंट है, आपने ना एक गोल्ड बॉन्ड खरीद के रखा है, आपने ना एक पेंशन स्कीम सब्सक्राइब करके रखी है, आपने इंश्योरेंस भी लेके रखा है, आपके ना मल्टीपल बैंक्स में अकाउंट्स भी हैं। ये सारी जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी आपको अकाउंट एग्रीगेटर आने से। आपको नहीं, बैंक को मिल जाएगी। तो जो वित्तीय संस्थान है ना, उनको फायदा होने वाला है। अभी आपको फायदा क्या होने वाला है कि आपको बैंक की विजिट नहीं करना, है ना, बार बार बैंक के पास नहीं जाना, कई तरह के पेपर आपको बैंक को सबमिट नहीं करने, ना ही उनको किसी एडवोकेट के पास जाके आपको नोटराइज कराना होगा। तो ये सारे फायदे ग्राहक को होने वाले हैं। ठीक बात है। अभी इसमें क्या हो रहा है? 3 स्तरीय संरचना है अकाउंट एग्रीगेटर की। 3 स्तर क्या क्या होंगे, आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहला तो है FIP, इसको डेटा न्यासी बोलेंगे, जो ग्राहकों को डेटा को संभाल के रखेगा। दूसरा क्या होगा? FIU, उपभोक्ता को विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए FIV से डेटा का उपभोग करता है। FIU एक उधार देने वाला बैंक है ना। जो बैंक आपको उधार देगा उसको हमने क्या बोला? FIU। ये डेटा का उपयोग करता है या उपभोग करता है। और डेटा रखेगा कौन? FIP, जो निर्धारित करने के लिए उधारकर्ताओं के डेटा तक पहुंचना चाहता है कि उधारकर्ता ऋण लेने के लिए योग्य है या नहीं है। वो ये डेटा चेक करके ही बता देगा आपको हम देंगे या नहीं देंगे लोन। एक अकाउंट एग्रीगेटर ग्राहक को विभिन्न खातों से संबंधित अपनी वित्तीय जानकारी, जैसे बैंक जमा, इक्विटी, म्यूचुअल फंड और पेंशन फंड को किसी भी इकाई को ऐसी जानकारी तक पहुंच की आवश्यकता को स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। FIP दे देगा ये सारी जानकारी कि भाई दे दो आप इसको। क्या लाभ है सही इस पहल के? तो सबसे पहले ग्राहकों को, है ना, कि ग्राहकों को क्या लाभ हो रहा है। अकाउंट एग्रीगेटर ढांचा ग्राहकों को एक सहमति पद्धति आधार पर, सहमति पद्धति मतलब क्या समझ लीजिए कि भाई जब तक आप सहमति नहीं देंगे आपका डेटा सुरक्षित है, आपका डेटा किसी के साथ साझा नहीं किया जाएगा।
के आधार पर एकल पोर्टल है ना, सिंगल विंडो रहेगा, एक ही पोर्टल रहेगा, पर प्रदाताओं को एक मेजबान मतलब एक व्यक्ति से विभिन्न वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाने की अनुमति देता है, जिसके तहत उपभोक्ता चुन सकते हैं कि कौन सा वित्तीय डाटा साझा करना है और किस इकाई के साथ साझा करना है। यह उपयोगकर्ताओं को यह नियंत्रित करने की अनुमति देता है कि कौन उनके डेटा तक पहुंच प्राप्त कर सकता है और इसके आंदोलन को ट्रैक और लॉग करता है और पारंगमन के रिसाव के संभावित जोखिमों को भी कम करता है। बोला कि भाई अभी जो आप लोग हैं ना, इसके यूजर्स जो रहेंगे ना, जिनका डेटा हम स्टोर कर रहे हैं, ग्राहक जो हैं, उनको क्या फ़ायदा है कि भाई आपके हाथ में किसके साथ शेयर करना और कितना डेटा शेयर करना, पहली बात। दूसरी बात, और वो सामने वाला उस डेटा का किस प्रकार उपयोग कर रहा है उसको भी आप ट्रैक कर पाएंगे, उसको भी देख पाएंगे, और उसने आपके उस एप्लीकेशन को, आवेदन को निरस्त या उसको स्वीकृत करने के लिए क्या कदम लिए हैं, ये सारी जानकारी आपको एक ही विंडो पे, एक ही पोर्टल पे मिल जाएगी। बैंक और वित्तीय संस्थान को क्या लाभ है? इनको तो लाभ ही लाभ है, एक ही क्लिक में सारी जानकारी यूजर की मिल जाएगी, इनको अपने ग्राहक की मिल जाएगी, तो इनको बार बार या ग्राहक से बहुत सारा डेटा इकट्ठा नहीं करना होगा। भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे के अतिरिक्त यह बैंकों को सहमति वाले डेटा प्रवाह और सत्यापित डेटा तक पहुंचने की अनुमति देगा। इससे बैंकों को लेन देन की लागत कम करने में मदद मिलेगी, जिससे वे अपने ग्राहकों को कम टिकट आकार, जो छोटे लोन होते हैं, के ऋण और अधिक अनुरूप उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करने में सक्षम होंगे। डेटा एनालिसिस करने के बाद कि भाई ये उपभोक्ता है, इसका ये डेटा है, इसके आधार पर हम इसको कौन से प्रोडक्ट ऑफर करने चाहिए। एग्रीगेटर अकाउंट डेटा साझा करने के लिए सुरक्षित डिजिटल हस्ताक्षर और एंड टू एंड इनक्रिप्शन शुरू करके भौतिक डेटा से जुड़े धोखाधड़ी को कम करता है। अभी ये डिजिटल सिग्नेचर से काम करेगा, तो जो फिजिकल जो डॉक्यूमेंट होते थे उसमें किसी दूसरे के फॉर्ज सिग्नेचर हो जाते थे, या उसमें किसी प्रकार की धोखाधड़ी होती थी, या डॉक्यूमेंट्स गुम हो जाते थे, ऐसी संभावना को भी ये खत्म कर देगा और कम कर देगा। अब हम आगे बढ़ेंगे आज के अगले टॉपिक की तरफ। क्या है अगला टॉपिक आज का हमारा? लेनदारों की समिति, या इसको हम क्या बोलते हैं, COC, क्रेडिट कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। इसका दूसरा नाम क्या है? कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स या लेनदारों की समिति के लिए आचार संहिता। सबसे पहले बात, खबरों में क्या है, चर्चा में क्या रहा, देख लेते हैं। इंसॉल्वेंसी रेगुलेटर ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, इसको क्या बोलते हैं हम? IBC, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग से गुजर रही कंपनियों की लेनदार की समिति COC के लिए एक आचार संहिता पेश करने के प्रस्ताव पर सार्वजनिक टिप्पणी मांगी है कि भैया लेनदारों की समिति के लिए हम कोई आचार संहिता बना रहे हैं, उस पर आप अपने विचार व्यक्त करें। तो लेनदारों की समिति क्या होती है, या इस पे ऊपर इसकी आचार संहिता क्या है? अब आप ऐसे समझिए, कोई एक कंपनी है, व्यावसायिक संगठन है, व्यापारिक संगठन है, उसके कुछ वित्तीय अनियमितताएं थी, मतलब जो उन्होंने लोन लेके रखे थे, मल्टीपल बैंक से लेके रखे होंगे, विभिन्न बैंकों से लोन लेके रखे थे, और साथ ही साथ किन्हीं व्यक्तिगत लोगों से भी लोन लेके रखे हुए थे। लेकिन अभी क्या है ना, वो उस लोन को रीपे नहीं कर पा रहे हैं, उनके पुनर्भुगतान करने की क्षमता खत्म हो चुकी है। किसी भी कारण से बिजनेस में नुकसान हो गया, कोविड के कारण चला गया, बिजनेस नहीं चला, प्रोडक्ट खत्म हो गया, बहुत रीजन हो सकते हैं इसके कि क्यों वो उसका पुनर्भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। तो नहीं कर पा रहे तो क्या हो जाएगा भाई? आपको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, दिवालिया घोषित कर दिया जाएगा। तो दिवालिया घोषित होने के लिए भी कार्रवाई होती है। उसी कार्रवाई में कई मौके दिए जाते हैं, कई बार कोशिश की जाती है कि इस कंपनी को या इस व्यापारिक संगठन को डूबने से बचा लिया जाए या दिवालिया होने से बचा लिया जाए। उसी श्रृंखला में या उसी चीजों को ठीक करने के लिए तो जो लेनदार होते हैं कंपनी के, मतलब जिनको कंपनी से पैसा लेना है, जिन्होंने कंपनी को ऋण दिया था, वो एक व्यक्ति नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। तो उनको ही आमंत्रण दिया जाता है कि साहब आप लोग सभी आ जाओ, अब ये जितने भी लेनदार होंगे इनकी एक समिति बना दी जाएगी। उसी को बोलते हैं हम लेनदारों की समिति।
तो क्यों ना उनको एक ऑफर दे दिया जाए कि आप आ जाओ, हम आपका पेमेंट वापस नहीं कर पा रहे, जो ऋण आपसे लिया था उसको हम भुगतान नहीं कर पा रहे, आप आ जाइए, देख लीजिए अगर इस बिजनेस को चला सकते हैं या किसी को और बेच सकते हैं, या जो संपत्तियां हैं उनको बेच के अपना पैसा वापस ले लीजिए। अभी लेनदारों की समितियों को ही निर्णय लेना है कि उनको अपना पैसा वापस किस प्रकार लेना है। कंपनी के पास जो संपत्तियां उनको बेच के लेंगे, या इसी बिजनेस को वो खुद चलाएंगे, या इसी बिजनेस को चलाने के लिए किसी और को वो यहां पे लेके आएंगे, कोई उसको लिए प्रस्ताव देंगे, किसी को, कोई तीसरा व्यक्ति भी आके उस कंपनी को चला सकता है। तो वो किसको करना है, ये सब निर्णय किसको लेने हैं, लेनदारों की समिति को लेने हैं। अब इसको ना ज्यादा समय भी नहीं देना है, क्योंकि जितना समय बढ़ते जाएगा, आपने इस काम को जितना लेट किया उतना ना उस कंपनी के ऊपर जो दिवालिया होने वाली है उसके ऊपर ना ब्याज का बर्डन बढ़ते जाएगा, ब्याज का भार बढ़ते जाएगा। तो क्या किया जाए, बोला कि इसको ना जल्दी से जल्दी निपटान करना चाहिए, हमें जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी हमें इस समस्या का समाधान चाहिए। उसी श्रृंखला में लेनदारों की समिति के लिए कुछ आचार संहिता लेके आने की बात चल रही है कि भैया इनके पास ना बहुत जिम्मेदारियां भी हैं और अधिकार भी हैं, तो इनको अपना काम क्या करना पड़ेगा, निष्पक्ष तरीके से करना पड़ेगा, जल्दी करना पड़ेगा, और उसमें भी पारदर्शिता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि लेनदार उसका जो कंपनी दिवालिया होने वाली है उसका गलत फायदा उठा लें, अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल करें, ऐसा तो कुछ नहीं कर रहे। तो क्या बोला, निष्पक्ष होना चाहिए इस समिति का, और इसको अपना काम पारदर्शी रखना होगा। ठीक बात है, आइए अब समझते हैं। एक लेनदारों की समिति उन लोगों का एक समूह है जो दिवाला और दिवालियापन संहिता आईबीसी के तहत दिवालियापन की कार्यवाही में कंपनी के लेनदार को प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे एक लेनदार की समिति के पास व्यापक अधिकार और जिम्मेदारियां होती हैं, जिसमें दिवालिया कंपनियों के लिए एक पुनर्गठन योजना तैयार करना, यह तय करना शामिल है कि क्या उनका परिसमापन किया जाए या इनको दोबारा पुनर्गठित किया जाए। ठीक बात है। आईबीसी के तहत कॉर्पोरेट देनदार, अब ये कॉर्पोरेट देनदार कौन है, वही कंपनी जो दिवालिया होने वाली है, देनदार है वो ना, उसको पैसा देना है, कि वित्तीय लेनदार से बनी एक सीओसी लेनदारों की समिति को प्रमुख निर्णय लेने का अधिकार है, जिसमें क्या है, लेनदारों के लिए हेयर कट, मतलब यहां पे मतलब क्या है, लेनदारों के लिए हेयर कट कि भाई लेनदारों को कुछ नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। उन्होंने 10 करोड़ रुपए दिए थे, अभी कंपनी बोल रही कि 7-7 करोड़ में मामला सेटल करो, तो आपको ये कुछ आपका नुकसान भी सहन करना पड़ सकता है, ऐसा निर्णय भी शामिल होता है। पर निर्णय शामिल है जो सभी हितधारकों के लिए बाध्यकारी है ना, सबको मानना होगा, जिनमें असहमति भी शामिल है। आप मना भी कर सकते हो, लेकिन निर्णय लिया तो फिर मानना पड़ेगा। ठीक है। सीओसी को बाजार से कॉर्पोरेट देनदार के लिए सर्वोत्तम समाधान योजना की तलाश करने और चुनने का भी अधिकार है कि, और सीडी के लिए समय पर और सफल समाधान के लिए इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। अब सीओसी को क्या करना है भाई, देखो सीओसी कितने सारे काम होते जा रहे हैं ना, लेनदारों की समिति, मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कोई कंपनी अगर दिवालिया होने वाली है तो उस कंपनी से संबंधित जितने भी प्रबंधकीय कार्य होते हैं ना, वो किसके पास पहुंच जाते हैं, लेनदारों की समिति के पास पहुंच जाते हैं। अभी लेनदारों की समिति को ही निर्णय करना है कि इस कंपनी के लिए कोई पुनर्गठन योजना का निर्माण करें, इस कंपनी को बंद कर दें, या लेनदार अपना कुछ नुकसान सहन कर लें, या इसको कितने जल्दी हम इसकी कोई सफल समाधान योजना का हम निर्माण कर सकते हैं कि पुनर्गठन भी ना करना पड़े, बंद भी ना करना पड़े, कोई नई समाधान योजना भी हम ला सकते हैं क्या, और कहीं से पैसा लाके इसको दोबारा हम चला सकते हैं क्या, इस तरह के निर्णय लेने पड़ेंगे। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBI ने नोट किया है कि सीओसी के लिए एक आचार संहिता की ओर पारदर्शी और निष्पक्ष कामकाज को बढ़ावा देगी। तो IBI ने क्या बोला कि भैया अभी इतने महत्वपूर्ण काम करते हैं, इनके लिए आचार संहिता का होना बहुत जरूरी है, जो इस प्रक्रिया को पारदर्शी एवं निष्पक्ष बनाएगी। इस आचार संहिता का क्या महत्व है या क्यों महत्वपूर्ण है। IBI ने नोट किया कि सीओसी के लिए आचार संहिता जरूरी है, पारदर्शी और निष्पक्ष बनाएगा। ऐसे कई मामले जिनमें कुछ उधारकर्ताओं ने दिवाला प्रक्रिया से गुजर रही सीडी, मतलब जो कॉर्पोरेट देनदार से धन की निकासी की है और दिवाला प्रक्रिया में देरी में योगदान दिया है,
बोल रहे हैं कि साहब ऐसे कई लोग हैं, ऐसे कई लेनदार हैं जो लेनदार समिति में एक सदस्य होते हैं और वो कुछ पैसा तो निकाल लेते हैं अपनी कंपनी से और साथ ही साथ उसकी जो दिवालिया प्रक्रिया चल रही है उसमें भी देरी के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ऐसे काम नहीं चलाना ना, इन्हीं को तो हमें टाइट करना है, इन्हीं को तो बोलना कि जल्दी समाधान योजना लेके आओ, जल्दी से समाधान करो, या कंपनी को बंद भी करना तो जल्दी से बंद करके निकलो, एक समय सीमा के अंदर कार्य होने चाहिए। तो अब देखो यहां पे कैसे लोग फायदा उठा लेते हैं। समाधान में देरी को कॉरपोरेट देनदारों में मूल्य के नुकसान में योगदान के रूप में देखा जाता है और आईवीसी की एक प्रमुख आलोचना बन गई है, जिसमें 75% मतलब जितने भी दिवालियापन के केस चल रहे हैं उसमें 75% केस जो है ना 270 दिन के ऊपर जा रहे हैं। 270 दिन ऊपरी समय सीमा थी कि किसी भी कंपनी को दिवालिया करना है तो 270 दिन में इसका निर्णय हो जाना चाहिए, 270 दिन में इस केस को खत्म करना है। लेकिन 75% केस क्या है, अभी 270 दिन की समय सीमा को भी पार कर चुके हैं। इसको हमें समय सीमा के अंदर करना है, इसलिए तो आचार संहिता की आवश्यकता महसूस की जा रही है। और क्या बोला आईबीबीआई ने? आईबीबीआई ने उन मामलों पर प्रकाश डाला जिनमें ऋणदाताओं के प्रतिनिधियों को समाधान पेशेवरों की नियुक्ति जैसे निर्णय के लिए वरिष्ठों से अनुमोदन लेना पड़ता है। आईबीबीआई ने सिफारिश की है कि एक आचार संहिता के लिए आवश्यक है कि सीओसी के सदस्य बैठकों में भाग लेने और प्रक्रिया के दौरान निर्णय लेने के लिए पर्याप्त प्राधिकरण के साथ प्रतिनिधियों को नामित करें। अब क्या होगा भैया, लेनदारों की समिति की बैठक चल रही है। अब उस लेनदारों की समिति की बैठक में कोई दूसरी कंपनी है या बैंक है, बैंक ने ना अपने एक असिस्टेंट मैनेजर को भेज दिया, सहायक प्रबंधक को भेज दिया। अब मामला यहां पे 100 करोड़ का अटका हुआ है और सहायक प्रबंधक आ गया। अब सहायक प्रबंधक मीटिंग में आएगा, सिर्फ नोट करके लेके चला जाएगा कि भाई क्या क्या हुआ मीटिंग में, डिस्कशंस क्या हुए। अब उससे पूछा जाएगा कि कोई निर्णय लेने वाले हैं तो वो क्या बोलता है, नहीं नहीं साहब मुझे तो अपने एमडी से बात करनी पड़ेगी, अपने मैनेजिंग डायरेक्टर से बात करनी होगी, अपनी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से बात करनी होगी बैंक के। तो समस्या खड़ी हो जाती है। क्या होता है इस कारण? डिले होता जाता है, काम अवरुद्ध होता जाता है, चीजें आगे बढ़ती जाती हैं। तो आचार संहिता में क्यों ना ऐसी कोई बात रखी जाए कि जो सदस्य उसको मीटिंग में आएगा उसके पास निर्णय लेने की क्षमता हो, या बैंक या जो लेनदार हैं वो ऐसे ही व्यक्ति को नियुक्त करें जो वहां पे निर्णय ले सकता है, जिससे कि इस देरी को हम कम कर सकें। ठीक बात है। नियामक ने उन मामलों पर भी प्रकाश डाला है जहां ऋणदाताओं ने दिवाला या परिसमापन कार्यवाही के दौरान एक कॉर्पोरेट देनदार से धन वापस ले लिया है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, बीच में सेटिंग करके अपना पैसा निकाल लेते हैं। बहुत सारे लेनदार हैं, कुछ ने बोला कि भाई ना हम तो पैसा लेके बंद होने तैयार हैं, चुप बैठ जाएंगे। तो क्या होते हैं कॉर्पोरेट देनदार कुछ लोगों को, छोटे छोटे लोगों को पेमेंट भी वापस कर देते हैं। फिर वो समिति में ना तो एक्टिवली इन्वॉल्व रहेंगे, ना उनका कोई इंटरेस्ट हित बचेगा। तो इन सब समस्याओं को समाधान के लिए आचार संहिता की बात कर रही है, इसलिए हमें क्या चाहिए, आचार संहिता बना देते हैं। इनके लिए भी कोड ऑफ कंडक्ट हो जाने चाहिए, इनके लिए भी कुछ। अब इस आईबीसी की महत्वपूर्ण, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं आईबीसी के बारे में कि आईबीसी की विशेषताएं क्या हैं। संहिता व्यक्तियों, कंपनियों, साझेदारी फर्मों के लिए अलग अलग दिवाला समाधान प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करती है। कौन? आईबीसी है ना। आईबीसी इनके लिए निर्माण करती है। प्रक्रिया देनदार या लेनदारों द्वारा शुरू की जा सकती है। जो आईबीसी प्रोसीजर है या दिवाला या दिवालियापन प्रक्रिया है वो व्यक्तियों के लिए, फर्मों के लिए, कंपनी के लिए अलग अलग होती है। और इसकी शुरुआत कौन कर सकता है? या तो देनदार कर सकता है। देनदार का मतलब कि मुझे पेमेंट करना है, मैं पेमेंट करने में असमर्थ हूं, मैं नहीं कर सकता पुनर्भुगतान, तो मैं बोल सकता हूं कि मुझे दिवालिया कर दो। या मेरे लेनदार मुझसे बोल सकते हैं ये व्यक्ति हमारा पेमेंट नहीं कर रहा, भुगतान नहीं कर रहा, तो इसको दिवालिया कर दो, है ना। तो दोनों में से कोई भी इस प्रक्रिया की शुरुआत कर सकता है। और क्या है, कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक अधिकतम समय सीमा निर्धारित की है ना, जिसकी हम बात कर रहे थे। कंपनियों के लिए प्रक्रिया को 180 दिनों में पूरा करना होगा, जिसमें 90 दिन तक बढ़ाया जा सकता है और जिसमें अधिकांश लेनदारों का सहमत होना बहुत जरूरी है। तो यही तो 180 प्लस 90, यही तो हमारे 270 दिन की समय सीमा को पार कर गए 75% केस कॉर्पोरेट दिवालिया वाली।
स्टार्टअप साझेदारी फर्मों के अलावा छोटी कंपनियां जो होती हैं, अन्य कंपनियां जिनका कारोबार क्या है 1 करोड़ रुपए से कम की संपत्ति के साथ है, समाधान प्रक्रिया अनुरोध शुरू होने के 90 दिनों के भीतर खत्म करना है और अतिरिक्त समय 45 दिन का ले सकते हैं। तो जिनकी संपत्ति कितनी है 1 करोड़ के कम है, 1 करोड़ से कम है, उनको कितने दिन में खत्म करना है? समय सीमा क्या है 90 दिन। सामान्य रूप से अतिरिक्त 45 दिन और लिए जा सकते हैं, इसके अंदर इसको खत्म करना होता है। ठीक बात है। और क्या है आईबीसी के बारे में महत्वपूर्ण बातें? दिवालियापन बोर्ड संहिता देश में दिवाला और दिवालियापन बोर्ड की स्थापना करती है, जो देश में दिवाला कार्रवाई की निगरानी करती है। इसके तहत पंजीकृत संस्थाओं को विनियमित करती है। बोर्ड में 10 सदस्य होंगे। कितने? 10 सदस्य याद रख लीजिए, जिसमें वित्त, कानून और आरबीआई के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। वित्त, कानून और आरबीआई के सदस्य या प्रतिनिधि शामिल होते हैं। दिवाला पेशेवर, दिवाला प्रक्रिया का प्रबंधन लाइसेंस प्राप्त पेशेवरों द्वारा किया जाता है। ये पेशेवर दिवाला प्रक्रिया के दौरान देनदारियों की संपत्तियों को भी नियंत्रित करते हैं। कुछ दिवाला पेशेवर होते हैं जो क्या करते हैं, कंपनी को बंद करके या कंपनी का मैनेज करके वो पैसा वापस करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ये आईबीसी के बारे में था। और क्या है? संहिता व्यक्तियों को कंपनियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया को निगरानी के लिए 2 अलग अलग न्यायाधिकरण का प्रस्ताव भी करती है। 2 हैं, कौन कौन से? एक तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है। क्या है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। दूसरा है ऋण वसूली न्यायाधिकरण। ये लोग क्या करते हैं, ये जो आईबीसी के केस जो चलते हैं, दिवाला या दिवालियापन के जो केस चलते हैं, उनकी निगरानी करने के लिए इंस्टीट्यूट्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको ये लेक्चर कितनी अच्छे से समझ में आया, यह तो हम आपके आंसर्स देख के ही बता पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज कौन कौन से प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट सेक्शन में करके बताना है। हाल के जीएसटी संग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जून 21 के महीने में कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए से भी कम था। कई महीनों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का संग्रह अब आर्थिक गतिविधियों में पुनरुद्धार और जीएसटी चोरी पर कार्रवाई का परिणाम है। आपको बताना है इन कथनों में से कौन सा कथन या कौन से कथनों का समूह सही है। केवल 1, केवल 2, केवल दोनों 1 और 2, और ना तो 1 ना ही 2। दूसरा प्रश्न है आपका, अकाउंट एग्रीगेटर्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। FIU वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता एक डेटा न्यासी है जो ग्राहकों का डेटा रखता है। FIP वित्तीय सूचना प्रदाता उपभोक्ता को विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए FIP से डेटा का उपयोग करता है। अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क बैंकों को लेन देन और परिचालन लागत को कम करने की अनुमति देगा। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 और केवल 3। इसके बाद तीसरा प्रश्न है आपका, आईबीसी के संबंध में आईबीसी अकाउंट एग्रीगेटर आईबीसी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? संहिता के तहत किसी कंपनी को खिलाफ समाधान कार्रवाई को पूरा करने के लिए अधिकतम समय सीमा 270 दिन है। पूरी कार्रवाई को निर्णय भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड द्वारा किया जाता है। दिवाला पेशेवर को कॉर्पोरेट देनदार के लिए एक समाधान योजना बनाने का काम सौंपा गया है। ऋण वसूली न्यायाधिकरण व्यक्तियों के लिए समाधान कार्रवाई का न्याय निर्णय करता है। इसमें से कौन सा आंसर सही है आपको कमेंट सेक्शन में करके बताना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम इसी श्रृंखला में अगले हफ्ते, कुछ अगले हफ्ते की होने वाली समसामयिक घटनाओं के साथ। धन्यवाद।